अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम चैप्टर नंबर 13 को पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ अपनी ये जो फोल्डर है ये दिखाकर कि चैप्टर नंबर 18 तक जो क्वेश्चन आंसर्स हैं, टोटल आपके 19 चैप्टर्स हैं। चैप्टर नंबर 18 तक क्वेश्चन आंसर्स मुकम्मल मैं अल्हम्दुलिल्लाह बना चुका हूँ। चैप्टर नंबर 12 तक वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं और आज चैप्टर नंबर 13 की हम रीडिंग, क्वेश्चन आंसर्स और इसकी एक्सरसाइज करेंगे। ये जो आपको पहले फाइल नज़र आ रही हैं, इसके अंदर चैप्टर की रीडिंग और ग्रामर के नोट्स हैं। फिर उसके बाद ये जो वर्ड की फ़ाइल्स हैं ये क्वेश्चन आंसर्स हैं। और जैसे ही ये चैप्टर नंबर 18 तक मैं सारी वीडियोस अपलोड कर लूँगा तो उसके बाद फिर समरीज़ सारी की सारी इसी तरीके से वर्ड की PDF की फ़ाइल्स में बनाऊँगा, उन पे फिर वीडियोस बनाऊँगा और फिर उसके बाद MCQs और उसके बाद फिर ग्रामर। तो ये तमाम के तमाम जो नोट्स हैं ये व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर शेयर होते हैं। अगर आप उस व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बनना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपको तमाम के तमाम जो नोट्स हैं वो PDF फॉर्म में मिल जाएं ताकि आप जहाँ पे भी हों आप स्टडी कर सकें, आप आराम से तसल्ली से बैठ के पढ़ सकें, तो आप उस व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। उसके लिए मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ मैं आपको रिक्वेस्ट कर दूं कि जब भी आप मुझसे व्हाट्सएप पर रब्ता करते हैं आप मुझे अपना नेम, अपना सिटी नेम और अपनी क्लास लाजमी बताया करें। रैंडमली मैसेज ड्रॉप ना किया करें, वरना फिर मेरे लिए मैसेजेस को पढ़ना और आपको रिप्लाई करना मुश्किल हो जाता है। तो चलें, आज चैप्टर नंबर 13 को हम पढ़ेंगे। टेक्निकल एजुकेशन इसका नाम है। पहले इसकी रीडिंग करेंगे, उसके बाद इसकी ग्रामर और आखिर में इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। द की टू इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन इज़ अ स्किल्ड एंड वेल ट्रेंड वर्कफोर्स। कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, जो मुआशी यानी पैसे के अतबार से, मुआश के अतबार से जो नशोनमा है, बढ़ोतरी है, और जो सनत यानी कि जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनके अंदर जो हमारी जो कामयाबी है वो क्या है, इज़ अ स्किल्ड, माहिर और वेल ट्रेंड, तरबियत याफ्ता वर्कफोर्स लेबर, यानी कि काम करने वाले जो हैं उनका स्किल्ड होना और उनका तरबियत याफ्ता होना ही हमारी मुआशी नशो नुमा की कुंजी है। वी आर एट द क्रॉस रोड्स ऑफ हिस्ट्री। हम तारीख़ के उस मकाम पर खड़े हैं, तारीख़ के उस चौक में, उस चौराहे में खड़े हैं। विद अ नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ नॉकिंग एट आर डोर्स। तो हम तारीख़ के उस पहलू पर, उस मकाम पर खड़े हैं कि जिसमें जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जो मौक़े हैं, वो हमारे दरवाज़े पर दस्तक दे रहे हैं। नाउ इट इज़ अप टू अस। अब ये हम पर मुनहसर है, वेदर वी अवेल ऑफ द अपॉर्चुनिटीज़, कि हम उन मौक़े से फ़ायदा उठाते हैं, और जस्ट लेट दम गो वेस्टेड, या हम उनको ज़ाया होने देते हैं। दिस इज़ अ क्रिटिकल टाइम। ये एक संगीन वक्त है ऑफ आर हिस्ट्री। हमारी तारीख़ का ये एक संगीन मोड़ है, एक अहम, एक बहुत नाजुक वक्त है। व्हेन द कंट्री इज़ पासिंग थ्रू द डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। ट्रांजिशन बोलते हैं एक जगह से, एक मुकाम से दूसरे मुकाम मुंतकिल होने को, जो तब्दीली, जो चेंज आ रही होती है। तो हम एक डेमोग्राफिक चेंज से गुजर रहे हैं। अब डेमोग्राफी क्या होती है कि किसी भी इलाके और उस इलाके के अकॉर्डिंगली वहाँ पे रहने वाली जो आबादी होती है उसका जो तनासब होता है, उसकी जो स्टडी होती है, उसको हम डेमोग्राफी कहते हैं। यानी डेमोग्राफिक स्टडी के आप पंजाब को देखते हैं तो पंजाब में आपको ऐसी ऐसी जगह मिलेंगी कि जहाँ पे 1 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर 1 लाख बंदा रह रहा है। कराची के अंदर आपको ऐसी जगह मिलेंगी। इसी तरीके से आपको KPK के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर ऐसी जगह मिलेंगी जिसमें 1 किलोमीटर के अंदर 1 बंदा रह रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग जब आप चीज़ों को स्टडी करते हैं तो उसको डेमोग्राफिक स्टडी कहते हैं। तो हम एक डेमोग्राफिक ट्रांजिशन से गुजर रहे हैं, यानी कि लोग शहरों से देहातों में और देहातों से शहरों में मुंतकिल हो रहे हैं। तो इस तरीके की डेमोग्राफिक चेंज जो है वो हमारी सोसाइटी के अंदर आ रही है। दिस इज़ द टाइम, ये वो वक्त है, टू डेवलप द यूथ बाय ट्रेनिंग दैम इन वेरियस स्किल्स। ये वो वक्त है कि जब हम अपने नौजवानों को मुख्तलिफ स्किल्स के अंदर ट्रेन करें, थ्रू इन्वेस्टमेंट विद द पर्पज़ ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। ठीक है, हम इन्वेस्टमेंट के ज़रिए, हम सरमायाकारी करके, हम पैसा लगा के अपने बच्चों को, अपने नौजवानों को स्किल सिखाएं। और पर्पज़ क्या हो, विद द पर्पज़ ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, यानी उनको तालीम और उनको जो ट्रेनिंग है, तालीम और तरबियत दोनों देने के मकसद के साथ हमें अपनी नौजवान नस्ल के ऊपर पैसा खर्च करने की ज़रूरत है। बाय डेवलपिंग दिस रिसोर्स, अगर हम इस तरीके के वसाइल को डेवलप कर लेते हैं, हम इस तरीके का एक सिस्टम जो है उसको मुतारफ़ करवा देते हैं, तो वी कैन कैपिटलाइज़। कैपिटलाइज़ का मतलब होता है कि पैसा कमाना। ठीक है, कि यार आपके पास अगर कोई चीज़ है, आपके पास कोई सरमाया है तो उसको कैपिटलाइज़ कर दो। ये आपने अक्सर टर्म सुनी होगी। तो कैपिटलाइज़ का मतलब होता है कि उसको पैसे की मद में किसी चीज़ को इस्तेमाल करना। वी कैन कैपिटलाइज द डेमोग्राफिक डिवाइडेंट्स,
कि ये जो डिवाइडेंस शराकत दारी जो मतलब देखें ना, अब अगर एक किलोमीटर के रेडियस के अंदर अगर 1 लाख बंदा रह रहा है तो दिस मीन्स के वो 1 किलोमीटर का जो रेडियस है वो एक डेमोग्राफिक रेडियस है, जहाँ पे इसका मतलब है कि अगर 1 लाख बंदा रह रहा है तो आप वहाँ पे एक दुकान खोल सकते हैं, वहाँ पे किराने की दुकान बना सकते हैं, वहाँ पे आप एक मोबाइल शॉप बना सकते हैं। तो इस तरीके की काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ पे मौजूद होती हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, अगर हम अपनी यूथ को स्किलफुल बना दें तो आबादी के तनासब को मद्देनज़र रखते हुए हम क्या कर सकते हैं, हम उन स्किल्स को कैपिटलाइज कर सकते हैं कि हम उनको पैसे की मद में चीज़ों को यूटिलाइज कर सकते हैं। एक होता है कि आप कोई शौक सीखते हैं और आपका उससे पैसा कमाना मकसद नहीं होता, और एक है कि आप ख़ास पैसा कमाने की मदद से ऐसी ऐसी स्किल सीखते हैं जिससे मुआशरे के अंदर ना सिर्फ तब्दीली आए और मुआशरा तरक्की करे, बल्कि साथ ही साथ आप खुद भी खुशहाल हों। ठीक है, तो ये जो लेसन है आज का हमारा, ये थोड़ा टेक्निकल सा है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आपको आसान अल्फाज में ये सबक समझा दूं और आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। अच्छा, दिस रिक्वायर्स, अब ये जो सारी सिचुएशन है ये किस चीज़ का तकाजा करती है, दिस रिक्वायर्स पॉलिटिकल कमिटमेंट टू मेक डिसीजंस टू एलोकेट एडिक्वेट फंड्स, एडिक्वेट मुनासिब फंड्स। अब ये सारा काम करने के लिए पॉलिटिकल कमिटमेंट की ज़रूरत है। पॉलिटिकल कमिटमेंट का मतलब क्या है कि जो सियासतदान हैं वो भी इस बात का तहिया करें और एक ऐसे फैसले करें टू एलोकेट एडिक्वेट फंड्स टू ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, कि जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का मतलब ये होता है कि जो इंसान और इंसान से जुड़े हुए जितने भी मसाइल हैं उनको इंसानों को स्किलफुल बना के उसको बेहतर करना। यानी एक है कि आप कोई मशीन ला के रख देते हैं तो मतलब वो एक अलग चीज़ है, लेकिन इंसानों को इतना स्किलफुल बनाया जाए कि इंसान अपने काम खुद कर लें। ठीक है, कि इंसानों को हर चीज़ जो है वो ना ख़रीदनी पड़े, ख़र्चा कम हो। तो इस तरीके के जो स्टेप्स होते हैं, इस तरीके के जो इनिशिएटिव्स होते हैं, उनको हम ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट कहते हैं। तो ये सारी जो कैपिटलाइजेशन है डेमोग्राफिक डिवाइडेंट्स की, उसके लिए हमें उसके लिए जो है वो जो पॉलिटिकल कमिटमेंट है इसकी बहुत अशद ज़रूरत है। अच्छा, एंड इक्विप आर यूथ विद मॉडर्न स्किल्स स्पेशली थ्रू एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। और हमें अपनी नौजवान नस्ल को जो जदीद जो स्किल्स हैं, जो जदीद महारतें हैं, उनके साथ हमें उनको लेस करना पड़ेगा। हमें अपने नौजवानों को जदीद महारतें सिखानी पड़ेंगी, किसके ज़रिए, एजुकेशन और ट्रेनिंग के ज़रिए। पाकिस्तान करंटली हैज़ द लार्जेस्ट जनरेशन ऑफ यंग पीपल इन इट्स हिस्ट्री। पाकिस्तान जो है उसकी पूरी तारीख़ में ये वो दौर है जिसमें हम जी रहे हैं कि जिसमें जो ज़्यादा आबादी का हिस्सा है वो नौजवानों पर मुश्तमिल है। अकॉर्डिंग टू अ रीसेंट यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम रिपोर्ट 64% ऑफ टोटल पाकिस्तान पॉपुलेशन इज़ बिलो द एज ऑफ 30। तो जो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की जो रिपोर्ट है, जो ताज़ा रिपोर्ट है, उसके मुताबिक जो इस वक्त पाकिस्तान की जो आबादी है उसका 64% हिस्सा वो है कि जिनकी उम्रें 30 साल से कम हैं। दैट मेक्स इट द सेकेंड यंगेस्ट कंट्री इन साउथ एशिया आफ्टर अफ़गानिस्तान। तो अफ़गानिस्तान के बाद हम साउथ एशिया का सबसे नौजवान मुल्क हैं। ठीक है, तो ये हमारे लिए बड़ी फ़ख्र की बात है। एंड वन ऑफ द यंगेस्ट इन द वर्ल्ड, और हम दुनिया के उन ममालिक में से एक हैं जहाँ पे ज़्यादातर जो लोग हैं वो क्या हैं, नौजवान हैं। दिस यूथ बल्ज, कि ये जो हमारा नौजवानों का एक गिरोह है, या जो हमारी ये नौजवानों का की एक बहुत बड़ी रेशो है, इट प्रोवाइड्स यूनिक चैलेंजेस एज वेल एज अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द कंट्रीज सोशल एंड इकनॉमिक प्रोग्रेस। तो हमारे मुल्क की जो माशरती और मुआशी तरक्की है उसके लिए ये जो नौजवानों की इतनी बड़ी खेप है, ये सहूलियात के साथ साथ, अपॉर्चुनिटीज़, मौक़े के साथ साथ ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग भी है। द क्रिटिकल क्वेश्चन इज़, इस वक्त सबसे बड़ा सवाल ये है, विल पाकिस्तान ग्रो ओल्डर बिफोर दे गेट रिचर, कि क्या जो पाकिस्तानी हैं क्या ये अब बूढ़े होने से पहले, ठीक है, ये बड़े होने से पहले क्या ये अमीर भी हो सकेंगे? ये नहीं कि चलें अभी तो हमने कह दिया कि जी ज़्यादा तबका जो है वो नौजवानों पर मुश्तमिल है, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये नौजवान जब बूढ़े होंगे तो क्या ये बूढ़े होने से पहले अमीर भी हो चुके होंगे या नहीं? The answer to this question lies in the country's development and implementation of a strategy to educate and utilize the potential of Pakistan's young population। तो इस सवाल का जो जवाब है वो किस बात में है? कंट्रीज़ डेवलपमेंट एंड के मुल्क की तरक्की एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ स्ट्रेटजी, और एक ऐसे लाहे अमल को जो है वो लागू करना जिससे क्या किया जा सके, टू एजुकेट, मतलब एक ऐसी स्ट्रेटजी अगर मुल्क अपनाता है
जिससे आवाम एजुकेट भी होती है और साथ ही साथ मुल्क जो है इट कैन यूटिलाइज द पोटेंशियल ऑफ पाकिस्तान यंग पॉपुलेशन, कि अगर हमारा मुल्क जो है वो ऐसी स्ट्रेटजीज़ को इम्प्लीमेंट करता है जिससे ना सिर्फ जो नौजवान नस्ल है उसको तालीम मिले, बल्कि साथ ही साथ मुल्क जो है वो नौजवान नस्ल का जो पोटेंशियल है उसको क्या कर सके, बरूए कार भी ला सके, उसको मुल्क की बेहतरी के लिए इस्तेमाल भी कर सके। तो अगर तो ऐसा पाकिस्तान की हुकूमतें और पाकिस्तान का जो सिस्टम है वो कर सकता है, तो फिर जो आज 30 साल से कम उम्र का 64% हिस्सा है मुल्क का, तो 10 साल बाद 15 साल बाद यही 64% जो होंगे जो नौजवान हैं ये जब अपनी अमली ज़िंदगी में आएंगे तो इसका मतलब है कि मुल्क का 64% हिस्सा जो है ये क्या हो चुका होगा, ये अमीर हो चुका होगा। तो अगर मुल्क के 64% लोग अमीर हों तो मुल्क खुद ब खुद ही अमीर हो जाता है। ठीक है, तो ये है असल कहानी। पाकिस्तान वोकेशनल एजुकेशन, वोकेशनल एजुकेशन क्या होती है? वोकेशनल एजुकेशन जिसमें आपको स्किल सिखाई जाती हैं। ठीक है, जैसे पेंटर हो गया, ठीक है, कारपेंटर हो गया, कॉबलर हो गया, मेसन हो गया, मिस्त्री और इस तरह की जो चीज़ें होती हैं उनको, इस तरह के जो स्किल्स होते हैं उनको वोकेशनल स्किल्स कहा जाता है। पाकिस्तान वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, जिसको TVET भी कहा जाता है, सिस्टम आपने टैप्टा का अक्सर नाम सुना होगा, पंजाब के अंदर टैप्टा बहुत कोर्सेज वगैरह करवाता रहता है। पाकिस्तान वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग सिस्टम इज़ फेसिंग मल्टीपल चैलेंजेस इंक्लूडिंग एक्सेस, क्वालिटी, इक्विटी एंड रेलेवेंस टू इंडस्ट्री। अब यहाँ पे मैं तर्जमा करने से पहले आपको बता दूँ कि इक्विटी और इक्वलिटी में क्या फ़र्क होता है। अच्छा, एक होता है इक्वालिटी और एक होता है इक्विटी। इक्वालिटी का मतलब होता है सबको बराबर जो है वो चीज़ें तकसीम की जाएँ, यानी अगर आपके पास 10 रुपये हैं और 2 बंदे हैं तो आपने 5-5 दोनों को दे दिए, तो ये इक्वालिटी है। अब इक्विटी ये होता है कि जिसका जो जितना डिज़र्व करता है उसको उतना ही दिया जाए। तो इस वक्त जो TVET है, जो पाकिस्तान का वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग सिस्टम है, वो इस वक्त बहुत सारे चैलेंजेस का सामना कर रहा है, जिसमें एक्सेस के उनको चीज़ें दस्तियाब नहीं हैं, क्वालिटी का मसला है, इक्विटी का मसला है कि जिसको जितना सीखना चाहिए और जिसको जितना मिलना चाहिए नहीं मिल रहा, एंड रेलेवेंस टू इंडस्ट्री। और सबसे बड़ा मसला जो है वो ये है कि टैप्टा जो स्किल्स सिखा रहा है, TVET जो स्किल सिखा रहा है, वो इंडस्ट्री के रेलेवेंट हैं या नहीं। तो ये मसाइल हैं जो इस वक्त पाकिस्तान का ये इदारा फेस कर रहा है। 3 मिलियन यंग पीपल एंटर द जॉब मार्केट ईच ईयर, हर साल 3 मिलियन यानी 30 लाख लोग जो हैं वो जॉब इंडस्ट्री में दाखिल होते हैं। बट द TVET सेक्टर कैन अकोमोडेट लेस दैन 500,000 ट्रेनीज एनुअली। लेकिन जो हमारा ट्रेनिंग करवाने वाला सिस्टम इदारा है, जो TVET जिसको बोलते हैं, वो सिर्फ क्या करता है, सिर्फ 5 लाख लोगों को ही अकोमोडेट करवा सकता है। यानी 30 लाख बंदा पढ़ के निकल रहा होता है जिनके पास स्किल्स कोई नहीं होती, सिर्फ उन्होंने डिग्रियां ली हुई होती हैं। तो उसमें से सिर्फ जो TVET है उसको सिखाने के लिए सिर्फ उसके पास सिर्फ 5 लाख लोगों को वो बड़ी मुश्किल से सिखा सकता है। अब 30 लाख में से 30 लाख बंदा जो है वो निकल रहा है पढ़ के, उसमें से सिर्फ 5 लाख स्किल सीख रहा है, और वो जो स्किल सीख रहे हैं उनको भी मसाइल का सामना है। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि फिर मुल्क जो है वो मुल्क बेचारा क्या करेगा। Even the graduates of these institutes find it hard to get jobs because they do not have specific skills valued in the market. अब जो TVET से पढ़ के बच्चे निकलते हैं, जो स्किल्स लेके निकलते हैं, वो उनको भी जॉब्स नहीं मिलती क्योंकि उनको जो चीज़ें वहाँ पे पढ़ाई जाती हैं उनकी मार्केट में कोई वैल्यू ही नहीं होती। इफ़ दिस ट्रेंड कंटिन्यूज़, अगर यही सूरत हाल जारी रही, इट वुड फर्दर एग्रेवेट का मतलब बढ़ाना, इट वुड फर्दर एग्रेवेट द अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम। तो अगर यही सूरत हाल रही तो इससे बेरोज़गारी का मसला और बढ़ जाएगा, एंड दस अफेक्ट द इकोनॉमिक ग्रोथ इन द लॉन्ग रन। और लंबे अरसे में फिर क्या होगा, हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, हमारी जो मुआशी नशोनुमा है, मुआशी बढ़ोतरी है, उसको भी फिर क्या करेगा, उसका भी बेड़ा गर्क करके रख देगा। Perhaps the biggest advantages of technical and vocational education training to economy are to help fight अनएम्प्लॉयमेंट एंड एलिविएट पॉवर्टी। अब जो वोकेशनल एजुकेशन ट्रेनिंग के सबसे जो बड़े बड़े फ़वाइद हैं, ठीक है, उनमें सबसे बड़े फ़वाइद क्या हैं? टू हेल्प फाइट अनएम्प्लॉयमेंट के, इस अगर आप स्किल्ड होते हैं, आपके पास कोई ना कोई स्किल होती है, तो आप क्या करते हैं, आप अनएम्प्लॉयमेंट को आप बीट करते हैं, आप बेरोज़गार नहीं रहते, एंड एलिविएट पॉवर्टी। और जब आप बेरोज़गार नहीं होते तो क्या होता है, गुर्बत का भी खात्मा होता है। अब मैं बेटा आपको यहाँ पे एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। मैं अभी शायद आपको मैं दिखा नहीं सकता क्योंकि स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। मेरा ये जो लैपटॉप है जिससे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये एक टूटा हुआ लैपटॉप है, ठीक है, और ये कोई तकरीबन 5-6 साल पुराना लैपटॉप है। ये कोई हाई फाई किस्म का लैपटॉप नहीं है। ये HP का पुराना लैपटॉप है जो मैंने 12,000 का ख़रीदा था, आज से 4 साल पहले। अच्छा, अब मुझे चूँकि थोड़ा बहुत टेक्नोलॉजी का पता था, मेरे अंदर इतनी हिम्मत आई कि मैंने ये यूट्यूबिंग स्टार्ट कर दी। तो अभी ये है कि मैं बहुत ज़्यादा इससे पैसा बेशक नहीं कमा रहा, लेकिन यह है कि मुझे अगर कोई जॉब मेरे पास ना भी हो, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास जॉब्स भी हैं,
और जॉब्स की कमी भी नहीं है मेरे पास, जितनी मेरे पास जॉब्स हैं उससे ज़्यादा मेरे पास ऑफ़र्स होती हैं। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता मैं बेरोज़गार भी हो जाता हूँ तो मुझे ये नहीं होगा कि अच्छा अब मेरी नौकरियाँ चली गई हैं तो अब मैं क्या करूँगा। मैं अगर यही अपनी यूट्यूबिंग ही करता रहूँ तो अल्लाह ताला मुझे मेरा रिस्क देता रहेगा। तो जब आपके पास बेटा कोई ना कोई स्किल होती है तो वो स्किल आपको भूखा नहीं मरने देती, आप अनएम्प्लॉयड नहीं रहते और आप अपना पेट जो है अपनी अपने अपने बच्चों का पेट आप भरने के काबिल हो जाते हैं। इनफैक्ट यही आपको बताया जा रहा है इन पहली दो लाइंस के, लास्ट दो लाइंस के अंदर, कि जो वोकेशनल एजुकेशन और जो ट्रेनिंग होती है उसका ये फ़ायदा होता है। इनफैक्ट इट हैज़ ऑल्सो बीन रेफर्ड टू एज अ सोल्यूशन टू टेररिज्म, क्राइम्स एंड अदर सोशल प्रॉब्लम्स, कि जो वोकेशनल एजुकेशन है ये सिर्फ आपको अनएम्प्लॉयमेंट जो है उसके ख़िलाफ़ लड़ने में मदद नहीं देती, बल्कि ये जो दहशतगर्दी है, जो जराइम हैं और दूसरे जो सोशल प्रॉब्लम्स हैं, माशरती मसाइल हैं, उन तमाम के का हल भी करती है। वो जब आपके पास रोज़गार होता है, आपके पास करने को काम होता है, तो फिर आपके पास फजूल कामों के लिए या जराइम के लिए आपके पास वक्त नहीं बचता। अब मैं यहाँ पे आपको अगेन एक एग्जांपल देता हूँ। अब मैं यूनिवर्सिटी से पढ़ा के वापस आता हूँ, मुझे पता होता है कि मैंने जाके सेकेंड ईयर की बुक के लेसन्स बनाने हैं। मैं आता हूँ, आगे बैठ जाता हूँ और मुझे पता होता है कि मैंने काम करना है, ठीक है, मैं काम करता रहता हूँ। मेरे पास फजूल वक्त होता ही नहीं है कि मैं जाऊँ जाके टिकटॉक पे जाके वीडियोस देखूँ, स्नैक पे वीडियोस देखूँ, या मैं इधर उधर जाके वक्त ज़ाया करूँ। तो जब आपके पास कोई स्किल होती है तो वो स्किल आपको वेला नहीं बैठने देती और अल्टीमेटली आप क्या कर रहे होते हैं, आप जुराइम से भी बचते हैं, आप सोशल प्रॉब्लम से भी बचते हैं और आप किसी भी किस्म की बुराई का शिकार नहीं होते। द टाइम इज़ राइप, अब ये बेहतरीन वक्त है फॉर सच इन्वेस्टमेंट एंड सेटिंग द गोल्स फॉर आर फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन, कि ये जो वक्त है ये हमें अपने मुस्तकबिल के हमारा मुस्तकबिल का जो रास्ता है उसके तयन में उसके तयन का और उस हवाले से जो सरमायाकारी करने का ये बेहतरीन वक्त है। द टाइम इज़ राइप फॉर सच इन्वेस्टमेंट, कि इस तरह की सरमायाकारी करने का, इस तरह की इन्वेस्टमेंट करने का, एंड सेटिंग द गोल्स फॉर आर फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन, कि मुस्तकबिल में हमने क्या करना है, इस हवाले से प्लानिंग करने का जो वक्त है वो अब ही बेहतरीन वक्त है। वी नीड टू मेक पॉलिसीज़, हमें ऐसी पॉलिसीज़ बनानी हैं विच आर नॉट ओनली रेलिवेंट बट इम्प्लीमेंटेबल, जो ना सिर्फ क्या हैं रेलिवेंट हैं बल्कि वो काबिल अमल भी हैं। बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज़ होती हैं जो रेलेवेंट तो होती हैं लेकिन वो काबिल अमल नहीं होती, ठीक है। तो गवर्नमेंट को ऐसी पॉलिसीज़ बनानी चाहिए जो रेलेवेंट भी हों और साथ ही साथ क्या हों, काबिल अमल भी हों, कि उनको इम्प्लीमेंट भी किया जा सके। वी हैव द बेस्ट पॉलिसीज़ ऑफ द वर्ल्ड इन एवरी डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट, हमारे जो सरकारी इदारे हैं उनके अंदर जो पॉलिसीज़ हैं वो दुनिया की बेहतरीन पॉलिसीज़ हैं। अच्छा, अब हमें लगता है कि हमारे मुल्क में शायद कोई निज़ाम नहीं है। हमारे मुल्क में निज़ाम है, हमारा आइन दुनिया के बेहतरीन आइन्स में से एक है। हमारे जो कानून बने हुए हैं, एजुकेशन के डिपार्टमेंट के कानून हैं, हर डिपार्टमेंट के हमारी जो पॉलिसीज़ हैं, जो कानून है वो बड़े ज़बरदस्त हैं, बड़े ही एक्सीलेंट किस्म के कानून बने हुए हैं। लेकिन मसला ये है कि हम उनके ऊपर अमल नहीं करते। हम कहते हैं बस ठीक है, जिस तरह निज़ाम चल रहा है बस इसी तरह चलने दो। सो अलॉन्ग विद द पॉलिसी ऑप्शंस, के जो पॉलिसी बनाने के जो ऑप्शंस हैं उसके साथ साथ क्या है, वी नीड टू लुक इनटू द इश्यूज़ ऑफ इम्प्लीमेंटेशन एज वेल, कि हमारे पास कानून तो बेहतरीन हैं, हमारे पास पॉलिसीज़ तो हैं, लेकिन उनकी जो इम्प्लीमेंटेशन है उसमें जो इश्यूज़ आ रहे हैं हमें उसके ऊपर भी काम करने की ज़रूरत है। इन द फील्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, अगर हम टेक्निकल एजुकेशन जिसको आप तकनीकी तालीम भी कहते हैं, उसकी अगर हम बात करें तो पाकिस्तान शुड लर्न फ्राम डेवलप्ड कंट्रीज़ लाइक जापान एंड जर्मनी। तो हमें तरक्की याफ्ता ममालिक जापान और जर्मनी से सीखना चाहिए। दीज टू कंट्रीज़ positively transformed their economies after World War through a laser beam focus on technology, on technical and vocational education। तो ये दो ममालिक जो हैं, ये जब दूसरी जंग अज़ीम हुई तो उसके बाद इनकी इकानमी का, इनकी मईशत का जनाजा निकल चुका था। ये बिल्कुल ज़मीन पर आ गए थे ये दोनों मुल्क। लेकिन लेज़र बीम फोकस होता है कि आप एक टारगेट सेट करते हैं और आप फिर उस टारगेट के पीछे चल पड़ते हैं। आप इधर उधर नहीं देखते, आप कहते हैं बस ये मेरा टारगेट है और अब मैंने इसको अचीव करके ही रहना है, ठीक है। तो इस तरीके का जो फोकस होता है उसको लेज़र बीम फोकस कहते हैं। तो इन दोनों कंट्रीज़ ने टेक्निकल और वोकेशनल एजुकेशन के ऊपर लेज़र बीम फोकस रखा और इन्होंने अपने मुल्क की इकोनॉमीज़ को तब्दील करके रख दिया। पॉजिटिवली ट्रांसफॉर्म का मतलब ये होता है कि पॉजिटिवली ट्रांसफॉर्म का क्या मतलब कि मुस्बत अंदाज में, यानी ऐसा ट्रांसफॉर्म नहीं किया कि जी बिल्कुल जड़ निकाल के रख दी है, बल्कि ऐसे ट्रांसफॉर्म किया है कि मुल्क में बेहतरी लेकर आए हैं। जापान बिकेम अ जायंट इन द फील्ड ऑफ टेक्नोलॉजी। जापान जो है वो आपको पता है कि वो टेक्नोलॉजी के मैदान के अंदर एक जायंट है, ठीक है। एंड वन ऑफ द वर्ल्ड्स लीडिंग इकोनॉमीज बाय डेवलपिंग अ स्किल्ड एंड
ट्रेंड वर्कफोर्स, कि जो जापान है वो टेक्नोलॉजी के फील्ड में एक जायंट बना और दुनिया की जो लीडिंग इकोनॉमीज़ हैं, यानी कि उन कंट्रीज़ में जो पूरी दुनिया को इकोनॉमी में मईशत के एतबार से, पैसे के एतबार से जो टॉप के कंट्रीज़ हैं, उनमें शामिल हुआ। किस वजह से? बाय डेवलपिंग अ स्किल्ड एंड ट्रेंड वर्कफोर्स, के उन्होंने अपनी जो वर्कफोर्स है, जो काम करने वाले लोग हैं, उनको उन्होंने स्किल्स भी दी और उनको ट्रेन भी किया। जर्मनी द फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड टुडे, जर्मनी आज का चौथा बड़ा मुआशी एतबार से, मईशी एतबार से चौथा बड़ा मुल्क है। प्राइड्स इटसेल्फ ऑन इट्स वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग सिस्टम, तो उनका जो वेट सिस्टम है, वोकेशनल एंड ट्रेनिंग सिस्टम, उसके ऊपर जर्मनी फ़ख्र करता है। मोर देन 1/3 ऑफ इट्स ऑल स्टूडेंट्स who graduate from secondary school in Germany enter a vocational training program, and about 51% of country's workforce are skilled workers trained in the VET system। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि उनके जो 33% बच्चे जो स्टूडेंट्स हैं जो मैट्रिक करते हैं, वो किसी न किसी वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर चले जाते हैं, और उनकी जो वर्क फोर्स है उसका 51%, उनके पूरे मुल्क की जो वर्क फोर्स है उसका 51% क्या है? दे आर स्किल्ड वर्कर्स ट्रेंड इन द वेट सिस्टम, वोकेशनल एंड टेक्निकल एजुकेशन के अंदर वो ट्रेंड होते हैं। अब हमारे यहाँ वहाँ पे आप देखें कि एक डॉक्टर होगा, एक मतलब नर्स होगी, वो उनको अपना क्या उसको बोलते हैं, अपने घर में अलमारी भी खुद बना के लगाना आती होगी, वो अपनी छोटी मोटी मैकेनिकी भी खुद कर लेते होंगे, उन्होंने कोर्सेज किए हुए होते हैं। हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे यहाँ पीएचडी कर लेते हैं लोग, जिसमें मैं खुद भी शामिल हूँ, ठीक है। पीएचडी तक लोग चले जाते हैं और उनको सिर्फ अपने सब्जेक्ट के अलावा उनको कख भी पता नहीं होता, ठीक है। तो ये हमारे मुल्क का सबसे बड़ा मसला है। वहाँ पे लोग ट्रेंड है, वहाँ पे लोग अपना काम खुद करना जानते हैं, उन्होंने मुख्तलिफ कोर्सेज किए हुए होते हैं, उनको अपने सब्जेक्ट के अलावा, अपने काम के अलावा भी बहुत सारे काम आते होते हैं। हमारे यहाँ जो है ना, वो बस बड़ी मुश्किल से लोग होते हैं जिनको अपना काम भी बहुत मुश्किल से आता होता है। द फादर ऑफ द नेशन, जो हमारे बाबाए कौम थे, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, आप नाम तो आपने सुना हुआ होगा, जानते भी होंगे, लेकिन ये है कि बस हम उनकी बातों पे अमल नहीं करते। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना हैड ऑल्सो स्ट्रेस्ड द नीड फॉर साइंटिफिक एंड टेक्निकल एजुकेशन टू बिल्ड द इकोनॉमिक फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान। तो उन्होंने भी जो है वो पाकिस्तान का जो मुआशी मुस्तकबिल था उसको बनाने के लिए टेक्निकल और साइंटिफिक, साइंसी और तकनीकी तालीम पर उन्होंने जोर दिया था। इन हिज स्पीच एट द ढाका यूनिवर्सिटी कॉन्वोकेशन, ढाका यूनिवर्सिटी की कॉन्वोकेशन से तकरीर करते हुए, खिताब करते हुए 24 मार्च 1948 को बाबाए कौम ने फरमाया था कि नाउ, कि अब आई वांट, मैं ये चाहता हूँ, दैट यू मस्ट डाइवर्ट योर माइंड, कि आप अपने जहन को बदलें, योर अटेंशन, अपनी तवज्जो को बदलें, योर एम्स, अपने मंसूबों को बदलें, योर एम्बिशन, अपने जज्बों को बदलें, टू अदर चैनल्स, भाई दूसरी तरफ भी देखो, एंड अदर एवेन्यूज़ एंड फील्ड्स, दूसरे एवेन्यूज़ को देखो, दूसरे मौक़ों को की तरफ देखो, दूसरे फील्ड्स की तरफ देखो, दैट आर ओपन टू यू, जो तुम्हारे लिए खुले हैं, एंड विल इंक्रीजिंगली बिकम सो, और मज़ीद खुलते जाएंगे। देयर इज़ नो शेम इन डूइंग मैनुअल वर्क एंड लेबर, भाई हाथ से कमा के खाने में कोई मसला नहीं है, कोई उसमें शर्म वाली बात नहीं है। देयर इज़ एन इमेंस स्कोप इन टेक्निकल एजुकेशन, कि जो टेक्निकल एजुकेशन है उसमें शदीद स्कोप है, उसमें बहुत मौक़े हैं। फॉर वी वांट टेक्निकली क्वालिफाइड पीपल वेरी बैडली, कायद-ए-आज़म 1948 में कह रहे थे कि भाई हमें टेक्निकली क्वालिफाइड लोग चाहिए, लेकिन 2021 आ चुका है, अभी तक भी हमारी हुकूमतें सोई भी हैं, बस किताबें रटवाते जा रहे हैं और टेक्निकल एजुकेशन की तरफ कोई ध्यान नहीं है। अच्छा, द करंट स्टेट ऑफ टी-वैट इज़ नॉट वेरी इंकरेजिंग, पाकिस्तान के अंदर जो मौजूदा जो ट्रेनिंग एंड वोकेशनल एजुकेशन का जो सिस्टम है, उसकी कोई जो हालत है वो कोई इतनी अच्छी हालत नहीं है, नॉट वेरी इंकरेजिंग, के बहुत अच्छी नहीं है। वी नीड एटलीस्ट 1 मिलियन स्किल्ड वर्कर्स एवरी ईयर टू केटर टू आर इंडस्ट्री, कि जो इंडस्ट्री की जो ज़रूरियात हैं उनको पूरा करने के लिए, केटर का मतलब होता है ज़रूरत पूरी करना, इंडस्ट्री की ज़रूरियात, जो इंडस्ट्री और जो दूसरे सेक्टर्स हैं उनकी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए हमें हर साल कम अज़ कम 10 लाख स्किल्ड वर्कर्स की ज़रूरत होती है। द स्ट्रेंथ ऑफ स्किल्ड वर्कर्स इन द कंट्री हाउ एवर रिमेन्स जस्ट अराउंड 3 लाख, 10 लाख की ज़रूरत होती है और 3 लाख हमें बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। इट इज़ हर्टिंग टू नोट, ये बात कहते हुए बड़ी तकलीफ़ होती है, दैट हार्डली 16.3% ऑफ द यूथ कोहॉर्ट कंप्लीट सेकेंडरी एजुकेशन, के जो हमारा जो नौजवान तबका है उसका सिर्फ 16.3, यानी कि 100 में से बड़ी मुश्किल से 16 बच्चे होते हैं जो अपनी सेकेंडरी एजुकेशन कंप्लीट करते हैं, विद द रिजल्ट दैट मोर देन 3/4 लीव एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स विदाउट फाउंडेशनल और लाइफ स्किल्स, और उनमें से 3/4 यानी कि 75% जो आवाम है वो कोई भी स्किल सीखे बगैर इदारों से डिग्री लेके बाहर निकल आती है। द मेजॉरिटी ऑफ पाकिस्तान इमर्जिंग लेबर
force is either without education and skills or have very little of both। तो इस वक्त जो पाकिस्तान के अंदर जो लेबर फोर्स है उनके पास या तो बिल्कुल एजुकेशन है ही नहीं, बेचारे सारे अनपढ़ हैं, या और उनके पास एजुकेशन नहीं है, या उनके पास सिरे से स्किल ही नहीं होती। आप देखें ना, मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा, किसी को हिट नहीं कर रहा, लेकिन मैं खुद इस चीज़ को एक्सपीरियंस कर चुका हूँ कि आप किसी मज़दूर को किसी काम के लिए बुलाते हैं और वो मज़दूर आ जाता है और वो उसको वो काम जिस काम के लिए वो मज़दूरी करने आया है वो काम भी उसको नहीं आता होता। टीचर्स को टीचिंग नहीं आती, डॉक्टर्स को डॉक्टरी नहीं आती, इंजीनियर्स को इंजीनियरिंग नहीं आती, तो मतलब समझ नहीं आती कि इस मुल्क में चल क्या रहा है। Thus, the sustainable delivery of quality TVET is critical to the attainment of Pakistan's economic development goals। तो ये जो जिस तरीके का नॉलेज डिलीवर कर रही है पाकिस्तान का जो TVET सिस्टम है, द सस्टेनेबल डिलीवरी ऑफ क्वालिटी TVET के जो मुस्तहकम तालीम है, जो वोकेशनल तालीम है, इट इज़ क्रिटिकल, ये बहुत ज़रूरी है टू द अटेनमेंट ऑफ पाकिस्तान इकनॉमिक डेवलपमेंट गोल्स, के पाकिस्तान के जो मुआशी तरक्की के जो भी मंसूबे हैं, जो भी गोल्स हैं, उनको पूरा करने के लिए एक सस्टेनेबल डिलीवरी की बहुत ज़रूरत है। सस्टेनेबल डिलीवरी की एक ऐसी तालीम जो किसी काम की भी हो। द अदर चैलेंजेस ऑफ द सिस्टम इज़ दैट इट डज़ नॉट गिव ड्यू इम्पोर्टेंस टू वोकेशनल एंड टेक्निकल एजुकेशन। ठीक है, अब हमारा जो सिस्टम है उसका दूसरा बड़ा मसला, दूसरा बड़ा स्यापा जो है वो ये है कि हमारे यहाँ टेक्निकल और वोकेशनल एजुकेशन को कोई अहमियत ही नहीं दी जाती। मतलब आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि जो बच्चा मैट्रिक करने के बाद या FSC करने के बाद वो अगर कोई काम सीखना शुरू कर दे, मैकेनिकी का काम सीखना शुरू कर दे, तो हम कहते हैं यार देखो बेचारा कैसे रोल रहा है। ठीक है, कैसे बेचारा रोल रहा है यार, देखो मजदूरी कर रहा है, देखो काम सीख रहा है। ठीक है, मैकेनिकी का काम सीख रहा है। भाई वो अगर मैकेनिकी का काम सीख रहा है, 4 साल के बाद उसकी अपनी वर्कशॉप होगी, 4 साल के बाद जब आप डिग्री लेके निकलेंगे आपने कौन सा तीर मार लिया होगा। ठीक है, तो ये भी हमारे मुआशरे का एक माइंड सेट है कि हम क्या करते हैं, वोकेशनल और टेक्निकल एजुकेशन को सिरे से कोई अहमियत ही नहीं देते। दिस रिजल्टेड इन द मिसमैच बिटवीन द स्किल्ड मैन पावर रिक्वायर्ड एंड द स्किल्ड मैन पावर अवेलेबल। तो उससे क्या हुआ कि हमें चाहिए जिस तरीके की मैन पावर चाहिए और जिस तरीके की अवेलेबल है, उसमें क्या है, हमें एक बहुत बड़ा मिसमैच नज़र आता है। यानी कि आपको प्लम्बर चाहिए, आपको जो प्लम्बर मिलेगा उसको प्लम्बिंग नहीं आती होगी। आपको एक अच्छा डॉक्टर चाहिए, आपको जो डॉक्टर मिलेगा उस बेचारे को खुद नहीं पता होगा, उसको कंपाउंडर आके बता रहे होंगे डॉक्टर साहब यार दवाई लिखा करो। ठीक है, तो मतलब इस तरीके के हालात हैं। मेजॉरिटी ऑफ द वर्कर्स इन द टेटर्ड इकोनॉमी हैव नेवर बीन टू वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस। टेटर्ड इकोनॉमी, पुराने ज़माने की जो हमारी इकोनॉमी। अच्छा, मैंने रिसेंटली एक वीडियो भी अपलोड की थी जिसमें मैंने बताया था कि जो सिलेबस पढ़ाया जा रहा है वो 40-40 साल 50-50 साल पुराना सिलेबस पढ़ाया जा रहा है। तो जो मेजॉरिटी ऑफ द वर्कर्स हैं, ठीक है, जो पुराने ज़माने के से ताल्लुक़ रखने वाले हैं, उन्होंने सिरे से कभी कोई वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का मुंह ही नहीं देखा होता। मोर आवर, इससे बढ़कर बात यह है कि वोकेशनल ट्रेनिंग कोर्सेज लैक मार्केट रिस्पॉन्सिवनेस, कि जो वोकेशनल ट्रेनिंग कोर्सेज करवाए जा रहे हैं उनके अंदर मार्केट रिस्पॉन्सिवनेस नहीं है। यानी कि कोर्सेज जो करवाए जा रहे हैं उन कोर्सेज की मार्केट में कोई ज़रूरत ही नहीं है, मार्केट को उस तरीके का मवाद चाहिए ही नहीं है, वो उन डिग्रीज़ वाले लोग चाहिए ही नहीं है जो डिग्रीज़ पाकिस्तान के अंदर करवाई जा रही हैं। ऐसी मैं आपको कई डिग्रीज़ बता सकता हूँ, मैं किसी वो मतलब नए चक्कर में नहीं पड़ना चाहता, वरना ऐसी पाकिस्तान के अंदर कई डिग्रीज़ करवाई जा रही हैं जिनका पाकिस्तान में कोई स्कोप ही नहीं है, जिनकी पाकिस्तान में कोई ज़रूरत ही नहीं है, जिसकी पाकिस्तान के अंदर कोई जॉब ही नहीं है। ठीक है, तो मतलब हुकूमतों को सोचना चाहिए ना कि हम एक डिग्री करवा रहे हैं और उसकी पाकिस्तान के अंदर कोई ज़रूरत ही नहीं है, तो वो क्यों करवा रहे हैं। ठीक है, and the contribution of the industry in the development of curricula is also limited। अच्छा, अब जो निसाब आपको पढ़ाया जाता है उसके अंदर जो इंडस्ट्री की कंट्रीब्यूशन है वो भी ना होने के बराबर है। मतलब अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि आपने बनना है मैकेनिकल इंजीनियर। अब मैकेनिकल इंजीनियर बन के आपने मैकेनिकल इंडस्ट्री में जाना है ना, तो अब मैकेनिकल इंडस्ट्री में आप जब डिग्री लेके जाते हैं वहाँ पे जॉब के लिए, तो जो इंडस्ट्री के अंदर जो लोग बैठे थे वो कहते हैं नहीं नहीं नहीं, आपके पास आपने वो चीज़ नहीं पढ़ी हुई जो हमें चाहिए, आपको वो चीज़ नहीं आती जो हमें चाहिए। भाई आपको जो चीज़ चाहिए, आप इंडस्ट्रीज़ भी तो यूनिवर्सिटीज़ के साथ कॉन्टैक्ट कर सकती हैं ना कि भाई अपने स्टूडेंट्स को ये चीज़ें पढ़ाओ, क्योंकि आप लोगों ने तो पढ़ा के डिग्री दे के हाथ में पकड़ा के भेज देना है, आगे हमें चाहिए इस तरह के लोग।
तो अब देखें वेस्ट के अंदर ना ये चीज़ बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे सेमिनार्स होते हैं जिसमें वो बड़ी बड़ी जो कंपनीज़ होती हैं उनके वो हेड्स को बुलाते हैं, उनकी मीटिंग्स होती हैं मुख्तलिफ इदारों के सरबराहों के साथ, वो वहाँ पे वो बैठ के सोचते हैं कि अच्छा क्या पढ़ाना है और किस तरीके से पढ़ाना है। तो पाकिस्तान के अंदर जो इंडस्ट्री की कंट्रीब्यूशन है करिकुलम के अंदर वो भी ना होने के बराबर है। ड्यू टू दिस रीज़न, इस वजह से देयर आर इनसफिशिएंट लिंकेजेस with industries and courses of trades in the service sector which has higher employment potential। तो जिन सेक्टर्स के अंदर जॉब ज़्यादा हैं, ठीक है, जिसमें पोटेंशियल ज़्यादा है कि जिसमें हम बहुत अच्छा काम कर सकते हैं और बहुत अच्छा रेवेन्यू करवा सकते हैं, जमा करवा सकते हैं, वहाँ पे क्या है इंडस्ट्रीज़ और जो टीचिंग सेक्टर है उसके दरमियान क्या है लिंकेजेस ना होने के बराबर हैं। द ट्रेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ वीक एंड आउटडेटेड। अब जो हमारा ट्रेनिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर है, यानी कि जो हमारे ट्रेनिंग के मॉड्यूल्स हैं, हमारे जो ट्रेनिंग का निसाब है, हमारे जो करिकुलम्स हैं, जो सिलेबसेस हैं, फिर जो टूल्स हैं, जो मशीनरी है, वो भी सारी की सारी क्या है, वो कहते हैं ना वो भी बाबे आदम के ज़माने की है, ठीक है, वो भी बहुत पुरानी है। एंड देयर इज़ अ शॉर्टेज ऑफ ट्रेन टीचर्स एंड ट्रेनर्स टू हैंडल कोर्सेज एंड ट्रेन एट द जियोग्राफिक लेवल। अब ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि जो जदीद कोर्सेज हैं उनको पढ़ाने के लिए हमारे पास ऐसे असातिज़ा भी नहीं है कि जो हमें उस लेवल पे जाके पढ़ा सकें जिस लेवल पे पढ़ाना चाहिए। अब देखें ना कि एक बच्चा है 2021 में वो मैट्रिक कर रहा है, ठीक है, या 2021 में वो एफएससी कर रहा है, और उसको जो टीचर पढ़ा रहा है उस टीचर को गेमिंग से नफरत है, उस टीचर को मोबाइल, बच्चा अगर ज़्यादा देर मोबाइल यूज़ करे तो उसको उससे तकलीफ़ होती है, ठीक है, उसको ग्राफिक डिज़ाइनिंग से मसला है, ठीक है। तो इस तरीके का जो टीचर है वो खाक पढ़ाएगा बच्चे को, या वो उस बच्चे को ख़ास जो है वो इंस्पायर करेगा या खाक उसको मोटिवेट करेगा। तो हमारे मुल्क का सबसे एक बड़ा मसला ये भी है, अब मेरे जो टीचर दोस्त हैं वो मुझसे नाराज़ भी हो जाएंगे कि हमारे पास ट्रेन टीचर्स और जो ट्रेंड या माहिर जो ट्रेनर्स हैं वो भी हमारे पास नहीं है। इसके अलावा मोरओवर द लैक ऑफ एडिक्वेट बिल्डिंग, मॉडर्न इक्विपमेंट एंड रॉ मटेरियल मेक्स इट हार्ड टू ऑर्गेनाइज कोर्सेज। अब बिल्डिंग्स नहीं हैं, जदीद इक्विपमेंट नहीं है, रॉ मटेरियल नहीं है, तो ये सारे जो मसाइल हैं इससे भी क्या होता है कि कोई भी अच्छा कोर्स ऑर्गेनाइज करना मुश्किल होता है। अब मैं ऐसी कई यूनिवर्सिटीज़ को जानता हूँ कि जो साइंस के कोर्सेज में बीएस करवा रही हैं, उनके पास साइंस लैब्स ही नहीं है। मतलब साइंस लैब, आप बीएस फिज़िक्स करवा रहे हैं, आपके पास उस लेवल की फिज़िक्स लैब ही नहीं है। अब आप देखें ना अपने स्कूलों में ज़रा जाके देखिएगा कि आप मैट्रिक के अंदर एफएससी के अंदर जो आपने फ़िज़िक्स के, केमिस्ट्री के, बायो के न्यूमेरिकल्स किए होंगे, उसके अकॉर्डिंगली आपके स्कूल में या आपके कॉलेज में लैब थी। मैं समझता हूँ कि शायद 1% या 2% ऐसे इदारे होंगे कि जहाँ पे उसके अकॉर्डिंगली लैब्स होंगी। बिल्डिंग्स नहीं है, इक्विपमेंट नहीं है, मटेरियल नहीं है, ठीक है। तो यही वजह है कि फिर केमिस्ट्री हम पढ़ लेते हैं और हमें मतलब इवन ऐसे भी लोग होते हैं एमएससी केमिस्ट्री कर लिया लेकिन उन्होंने एमएससी केमिस्ट्री करने तक भी उन्होंने किसी एसिड की शक्ल तक नहीं देखी होती। तो ये भी हमारे मुल्क के अंदर फिर मसाइल हैं। द अदर नोटिसेबल चैलेंजेस एज one of the reasons is unattractiveness of vocational education because of the low financial returns received by vocational and technical graduates। अब एक और बड़ी वजह भी है, बड़ी वजह ये भी है कि जो वोकेशनल एजुकेशन है उसकी जो अनअट्रैक्टिवनेस है वो भी एक बहुत बड़ा मसला है। द अदर नोटिसेबल चैलेंज एज वन ऑफ द रीजंस इज़ अनअट्रैक्टिवनेस, ठीक है, कि उसके अंदर दिलचस्पी नहीं है। क्यों? बिकॉज ऑफ द लो फाइनेंशियल रिटर्न्स रिसीव्ड बाय द वोकेशनल एंड टेक्निकल ग्रेजुएट्स, कि जो वोकेशनल एजुकेशन या टेक्निकल एजुकेशन लेके निकलते हैं उनको अच्छी जॉब्स नहीं मिलती, उनको 70-70, 80-80 हज़ार वाली, 1.5 लाख वाली, 2 लाख वाली जॉब नहीं मिलती। तो जब हम देखते हैं कि एक बच्चा जो है वो टेक्निकल एजुकेशन लेके, डिग्री लेके रोल रहा है, तो हम कहते हैं यार जॉब तो मिलती नहीं है, तो बंदा क्यों जाए फिर इस तरह के शोबे में। तो इस वजह से भी हमारे मुल्क के अंदर लोग जो हैं वो वोकेशनल या टेक्निकल एजुकेशन की तरफ नहीं जाते। देयर आर लिमिटेड स्कॉलरशिप स्कीम्स एंड the dropout rate of graduates is high because of non-availability of sufficient scholarships। अच्छा, अब क्या है कि जो स्कॉलरशिप स्कीम्स हैं वो बहुत लिमिटेड हैं एंड द ड्रॉप आउट रेट ऑफ ग्रेजुएट्स इज़ हाई, और कॉलेज या यूनिवर्सिटी छोड़ के जाने वाले बच्चों की जो रेशो है वो बहुत ज़्यादा है। क्यों? बिकॉज ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ सफिशिएंट स्कॉलरशिप्स, क्योंकि स्कॉलरशिप नहीं होते। जब स्कॉलरशिप नहीं होगा और हर 6 महीने बाद यूनिवर्सिटी ने मुंह खोल देना है कि भाई फ़ीसें दो, तो बंदा कहाँ से फ़ीसें लेके आए। स्कॉलरशिप जब होंगे नहीं तो फिर क्या होगा, स्टूडेंट्स बेचारे छोड़ के जाएंगे। स्कॉलरशिप्स लिमिटेड हैं, स्कॉलरशिप स्कीम्स नहीं हैं,
अच्छा, और क्या है कि स्कॉलरशिप कम हैं, तो इस वजह से क्या है जो जो ग्रेजुएट्स हैं उनकी ड्रॉप आउट रेशो जो है वो बहुत ज़्यादा है। इन पाकिस्तान पीपल आर ऑब्सेस्ड विद ग्रैबिंग ग्रेजुएशन डिग्री एंड जनरली लुक डाउन अपॉन वोकेशनल एजुकेशन। पाकिस्तान के अंदर ना आवाम को क्या है, सिर्फ डिग्री लेने का बुखार चढ़ा हुआ है, डिग्री लेने का बुखार चढ़ा हुआ है, इनको ना सिर्फ डिग्री चाहिए। आज मैं मॉर्निंग में पढ़ा रहा था एक कॉलेज के अंदर, वहाँ पे मैं लेक्चर दे रहा था। जब मैंने पूरा ओरिजिन ऑफ लैंग्वेज के अंदर ओरिजिन ऑफ लैंग्वेज के ऊपर मैंने पूरा लेक्चर दिया, जब मैंने पूरा लेक्चर दे दिया तो उसके बाद एक बच्ची मुझसे पूछती है कि सर 14 नंबर का क्वेश्चन आएगा, तो जब 14 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो उसमें हम क्या लिखेंगे। यानी इनको सिर्फ डिग्री चाहिए, इनको सिर्फ नंबर चाहिए, और इनको दुनिया जहान की किसी चीज़ से कोई परवाह नहीं है। इनको नहीं कुछ सीखना, इनको सीखने सिखाने से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ इन लोगों को डिग्री चाहिए। तो इससे क्या होता है कि जब आप कोई स्किल नहीं सीखेंगे, आपको सिर्फ ये होगा कि बस अपन डिग्री मांगता है। जब इस अप्रोच के साथ आप चलेंगे तो दिस हैज़ रिजल्टेड इन अ सिचुएशन, तो फिर हम एक ऐसी सूरत हाल में आके खड़े हो गए हैं वेयर ऑन वन हैंड कि जहाँ पे एक तरफ देर आर स्कोर्स ऑफ अनएम्प्लॉयड ग्रेजुएट्स, कि एक तरफ जो है वो हज़ारों की तादाद में, स्कोर्स ऑफ मतलब कि सैकड़ों की तादाद में, हज़ारों की तादाद में बेरोज़गार पढ़े लिखे लोग हैं, वाइल ऑन द अदर हैंड जबकि दूसरी तरफ देर इज़ अ ह्यूज शॉर्टेज ऑफ स्किल्ड वर्कर्स सच एज प्लम्बर्स, इलेक्ट्रिशियंस एट्सेट्रा। और दूसरी तरफ जो है वो क्या है, हमारे पास प्लम्बर्स, इलेक्ट्रिशियंस और इस तरह के लोगों की क्या है, कमी है। मैं आपको बताऊं कि मेरे घर के अंदर जो है वो एक टैंकी जो है वो तकरीबन पिछले 15 दिन से वो ख़राब है, और मैं हर दूसरे तीसरे दिन प्लम्बर को फ़ोन करता हूँ और प्लम्बर के नखरे जो हैं वो ख़त्म नहीं होते। अब वो प्लम्बर आएगा और वो आके 10 रुपये का काम करेगा और वो 200 रुपये लेके जाएगा। जी, मुझे उसको 200 रुपये देने पे कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन अगर ये चीज़ें जो हैं ये आसानी के साथ अवेलेबल हों तो फिर आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि कितनी चीज़ें स्मूथ चलें और हर बंदा कितने सुकून से ज़िंदगी गुजारे। द फॉर्मल ट्रेनिंग सिस्टम, because of its educational entry requirements and long duration of courses, is designed to exclude the underprivileged informal sector workers। अच्छा, अब जो फॉर्मल ट्रेनिंग सिस्टम है, ठीक है, ये कि जिसमें आपको प्रॉपर जाके पढ़ना होता है और पढ़ के फिर आपको डिग्री लेनी होती है और फिर आप वो काम कर सकते हैं, तो उसको बोलते हैं फॉर्मल ट्रेनिंग सिस्टम, कि आप पढ़ते हैं चीज़ों को, पढ़ के उसके बाद आपको डिग्री मिलती है। तो अब जो फॉर्मल ट्रेनिंग सिस्टम है, बिकॉज ऑफ इट्स एजुकेशनल एंट्री रिक्वायरमेंट्स, तो उसमें जी एडमिशन लेने के लिए और उसमें एंट्री के लिए रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो इतनी अजीब व गरीब सी रखी जाती हैं, एंड लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ कोर्सेज, और फिर कोर्सेज़ की जो ड्यूरेशन है उसको जब स्टूडेंट देखते हैं तो उससे क्या होता है कि जो अंडर प्रिविलेज्ड इनफॉर्मल सेक्टर के जो वर्कर्स हैं वो बेचारे उससे वैसे ही बाहर हो जाते हैं। यानी कि एक बंदा जो लेट सपोज मैकेनिकी सीखना चाहता है, ठीक है, मोटरसाइकिल का मैकेनिक बनना चाहता है, तो वो क्या होगा, उसका बाप जाके उसको किसी जानने वाले मोटरसाइकिल वाले उस्ताद के पास छोड़ देगा, वो उधर सीखता भी रहेगा मुफ्त में, और वहाँ पे कोई तालीम वगैरह की ज़रूरत भी नहीं होगी, और 2-4 महीने के बाद जब वो नट काबला खोलने के काबिल हो जाएगा तो उसका उस्ताद उसको 100-200 रुपये डेली के देना भी शुरू कर देगा। तो वो बच्चा बाप भी समझेगा कि चलो ठीक है, अब ये 100-200 दिहाड़ी के लिए भी आता है और मुझे जेब से तो कुछ नहीं देना पड़ता और काम भी सीख रहा है। वेयर एज अगर आप वही चीज़, वही मोटरसाइकिल मैकेनिक का आप डिप्लोमा करने किसी कॉलेज से जाएंगे तो कॉलेज वाले सबसे पहले तो कहेंगे पुत्र इतनी फ़ीस ले आ, ठीक है, फिर उसके बाद वो अजीब व गरीब किस्म के वहाँ पे ड्रामे शुरू हो जाते हैं। तो जिसकी वजह से ये जो हमारा अंडर प्रिविलेज, जो हमारा गरीब तबका है, ये बेचारा फॉर्मल ट्रेनिंग सिस्टम के थ्रू एजुकेशन ले ही नहीं सकता। अब ऑल सबसे बड़ा मसला ये है कि लैक ऑफ इक्विवेलेंस फॉर एम्प्लॉयमेंट पर्पसेस, वर्टिकल मोबिलिटी, लैक ऑफ कन्वर्जेंस बिटवीन वेरियस एजेंसीज एंड रिकॉग्निशन आर कंपाउंडिंग द प्रॉब्लम। ठीक है, कि अब क्या है कि लैक ऑफ इक्विवेलेंस फॉर एम्प्लॉयमेंट पर्पसेस, कि एम्प्लॉयमेंट के लिए इक्विवेलेंस का कोई बंदोबस्त नहीं है कि एक बंदा है बहुत अच्छा। अब मैं आपको बताऊं कि ऐसे मैंने लोग देखे हैं कि बहुत अच्छे ड्राइवर होते हैं लेकिन उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होता और उनको किसी ने समझाया भी नहीं होता कि भाई ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लो, ठीक है। या वो जो ड्राइविंग का टेस्ट होता है जिसमें आपको MCQs होते हैं, मैंने खुद भी वो टेस्ट दिया हुआ है, वो लिखना पढ़ना नहीं जानते। अच्छा, इसी तरीके से आप देखें कि बहुत अच्छे कार के मैकेनिक होंगे, ठीक है, लेकिन उनके पास चूँकि डिग्री नहीं होती तो उनको कभी भी BMW या मर्सिडीज़ या इस तरह की बड़ी बड़ी कंपनीज उनको जॉब्स नहीं देती, ठीक है। तो ये क्या है, क्योंकि उनके पास इक्विवेलेंस नहीं है, इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट नहीं होता। तो लैक ऑफ इक्विवेलेंस फॉर एम्प्लॉयमेंट पर्पसेस, कि हमारे मुल्क में ये एक निज़ाम होना चाहिए कि जिसमें एक मैकेनिक जो है वो जाके
टेस्ट दे के अपनी मैकेनिकी का और एक इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट हासिल कर सके, ताकि वो उस सर्टिफिकेट की बुनियाद पे किसी अच्छी कंपनी के अंदर अगर उसके पास स्किल है, उसने धक्के खा खा के, उस्ताद की मार खा के अगर उसने एक स्किल सीख लिया है, तो वो बेचारा उसकी बुनियाद पे एक अच्छी जॉब भी तो ले सके ना। कि वो सारी ज़िंदगी उसने उसी वर्कशॉप में वहीं पे ही उसने जो है ना वो काले कपड़े करके और उसने दिहाड़ी का 100-200 1000 1500 ही उसने कमाना है ना, वो भी तो एक अच्छी जॉब कर सके। तो उसके लिए क्या होता है, आपने इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट्स इशू करने होते हैं, वो नहीं करते। वर्टिकल मोबिलिटी का मतलब ये होता है कि बस एक सिम्त में कोई चीज़ चली है ना, तो बस उसी सिम्त में चलती जा रही है, मतलब उसके अंदर कोई चेंज नहीं लाना, उसके अंदर कोई तब्दीली नहीं करनी। लैक ऑफ कन्वर्जेंस बिटवीन वेरियस एजेंसीज, अब जो मुख्तलिफ़ किस्म की जो एजेंसीज होती हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के जो इदारे होते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के जो कारोबार होते हैं, वो क्या करते हैं, वो आपस में इंटीग्रेट नहीं करते। एंड रिकग्निशन, और उनको कोई रिकग्निशन नहीं होती। बहुत सारे आपने ऐसे लोग देखे होंगे जो बहुत काबिल होते हैं, लेकिन उनकी कोई रिकग्निशन नहीं होती। क्यों? क्योंकि उनके पास प्रॉपर डिग्रीज नहीं होती। तो इस तरह के जो मसाइल हैं, दे आर कंपाउंडिंग द प्रॉब्लम के इस तरह के जो मसाइल हैं वो क्या कर रहे हैं, वो इस मसले को मज़ीद बढ़ावा दे रहे हैं, इस मसले को मज़ीद तूल दे रहे हैं। यानी कि इससे मसला जो है, जो टेक्निकल एजुकेशन का जो मसला है, वो क्या हो रहा है, वो मज़ीद ख़राब हो रहा है। ठीक है, वो मज़ीद क्या हो रहा है, ख़राब हो रहा है। अच्छा, उसके बाद हम चलते हैं आगे। कितना ना रह गया, हमारा एक पेज रह गया। अच्छा चलें। वोकेशनल एजुकेशन शुड बी प्रोवाइडेड आउट ऑफ द मेन स्ट्रीम एजुकेशन एंड देयर इज़ अ नीड टू एक्सपैंड एंड अपग्रेड द एग्जिस्टिंग टीवेट सिस्टम। जो वोकेशनल एजुकेशन है, इट शुड बी प्रोवाइडेड आउट ऑफ द मेन स्ट्रीम एजुकेशन। अब होना ये चाहिए कि जितनी भी वोकेशनल एजुकेशन है, ये मिलनी चाहिए मेन स्ट्रीम एजुकेशन के ज़रिए। यानी कि इसका तरीक़ाकार ये होना चाहिए कि मैट्रिक तक, FSC तक बच्चों को साथ में इस तरह के कोर्सेज करवाए जाएं। उनको प्लम्बर का कोर्स करवाया जाए, उनको जो है वो सैनिटरी वर्कर का कोर्स करवाया जाए, उनको इलेक्ट्रिशियन का कोर्स करवाया जाए। तो ये जो टीवेट है, ये मेन स्ट्रीम एजुकेशन का हिस्सा होनी चाहिए। फेस्ट में यही होता है कि वो बच्चे जो हैं वो उनको साथ साथ उनके मतलब यही जो मैकेनिक का कोर्स हो गया, प्लम्बर का कोर्स हो गया, सैनिटरी वर्कर का कोर्स हो गया, मोची का कोर्स हो गया, ये साथ साथ स्कूलों के अंदर चल रहे होते हैं। स्कूलों हमने चूँकि इनको बिल्कुल अलग कर दिया है एजुकेशन से, तो हमें लगता है कि जो बच्चा जो है वो वर्कशॉप पे काम कर रहा है, वो तो तालीम हासिल नहीं कर रहा, वो तो बस झक मार रहा है जैसे। ठीक है, माजरत के साथ। तो मतलब ये सिस्टम जो है, इसको हमने ख़त्म करना है। द एम्फेसिस ऑन टीवेट मे हैव बीन स्ट्रॉन्गर ऑन territory programs, yet there is a need to create clear and strong linkage with the general vocational education and training system. ठीक है, मतलब ये जो TVET सिस्टम है, the emphasis on TVET may have been stronger on tertiary programs जो रियायती प्रोग्राम्स होते हैं, कि यानी कि एक ऐसा प्रोग्राम के जिसमें अक्सर आपने देखा होगा कि जी ना आपको सिखा भी रहे हैं और साथ साथ पैसे भी दे रहे हैं। ठीक है, मतलब महीना 3 महीने का कोर्स है और उसमें आपको हर महीने के 5000 रुपये मिलेंगे। तो इस तरह के जो प्रोग्राम्स होते हैं उनको टर्टियरी प्रोग्राम्स कहा जाता है। कि जो टर्टियरी प्रोग्राम्स हैं, इसके ऊपर टीवेट का जो एम्फेसिस है वो मज़ीद बढ़ना चाहिए। ठीक है, कि इस तरह के कोर्सेज मजीद करवाए जाने चाहिए। येट देयर इज़ अ नीड टू क्रिएट क्लियर एंड स्ट्रॉन्ग लिंकेज विद द जनरल वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग सिस्टम। लेकिन जो जनरल वोकेशनल एजुकेशन है उसमें और ट्रेनिंग सिस्टम के अंदर एक क्लियर और स्ट्रॉन्ग लिंक जो है उसको जो है वो इस्टेब्लिश करने की ज़रूरत है। यानी कि जो आपकी तालीम है और आपका जो हुनर है उसके वो दोनों आपस में क्या होने चाहिए, एक दूसरे से जुड़े हुए होने चाहिए। टेक्निकल एजुकेशन नीड्स to be expanded so as to prompt the research trend in educational institutes। जो टेक्निकल एजुकेशन है उसको इतना बढ़ जाना चाहिए कि वो रिसर्च इंडस्ट्री का भी हिस्सा बने और वो जो हमारे तालीमी इंस्टीट्यूट्स हैं उसके अंदर भी हिस्सा हो। यानी कि होना ये चाहिए कि जब स्कूल के अंदर एक इंग्लिश का टीचर इंग्लिश पढ़ा रहा हो, फिज़िक्स का टीचर फिज़िक्स पढ़ा रहा हो, तो साथ ही साथ एक प्लम्बर बच्चों को प्लम्बिंग भी सिखा रहा हो, वो टूटी जोड़ना, टूटी खोलना, ये चीज़ भी सिखा रहा हो। अब देखें, अगर एक प्लम्बर भी वहाँ पे प्लम्बिंग सिखा रहा हो और उसको भी सैलरी भी मिल रही हो, तो कितनी मज़े की बात है। और मैट्रिक करके बच्चा निकले, वो अपनी टूटी खुद जोड़ लेता हो, टूटी खुद खोल लेता हो, तो ये कितनी ज़बरदस्त किस्म की चीज़ है ना। तो इसकी बात हो रही है इस पैराग्राफ के अंदर। अच्छा, अब मुझे आ रही है नींद। ठीक है, सारा दिन मैं काम करता रहूँ, तो आज बेटा इधर ही इसको रोकते हैं। बाकी जो इसका रिमेनिंग पोर्शन है वो इंशाल्लाह हम करेंगे कल। ठीक है, इसका रिमेनिंग मैं आपको पढ़ाऊँगा और उसके साथ ही फिर मैं आपको ग्रामर और जो एक्सरसाइज है
वो भी मैं करवाऊँगा। तबीयत मेरी आज ठीक नहीं है, इसलिए अब मुझे थोड़ा सा वो गुस्सा और वो सारी चीज़ें भी आ रही थी। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और जिसने ग्रुप में शामिल होना है वो मुझे व्हाट्सएप के ऊपर टेक्स्ट कर दें ताकि मैं आपको ग्रुप में शामिल कर दूं। तो जब तक आप ये वीडियो देख रहे होंगे डिस्क्रिप्शन को चेक कर लीजिएगा, ताकि अगर जो नेक्स्ट लेक्चर है वो अगर अपलोड हो चुका है तो वो आप इसी के साथ ही फिर वो अगला लेक्चर भी आप नीचे डिस्क्रिप्शन से लिंक उठा के अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आप कंटिन्यू करें, वरना आप अगली वीडियो को सेव कर लें और दोबारा से आके यहीं से कंटिन्यू कर लीजिएगा। अपना रखिएगा ख्याल। खुदा हाफिज़।